Hello, everyone. I'm Nilanjan Bose, the professor of Samaj College. Once again, I have come with yet another interesting video for you guys. एक्चुअली कई दिनों से स्टूडेंट्स लोग ये बोल रहे हैं कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे एंगल से अगर हम एनक्यूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीसीएस के लिए या इग्नाइट के लिए या somebody is preparing for कैट या मैट, वहां पे एक इंग्लिश सेक्शन में पैराजम्बल्ड या सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके एक टॉपिक आता है। सर उसका क्वेश्चन को डील करने का तरीका बताइए, हाउ क्विकली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। Yes, it sounds really interesting for me because from the perspective of competitive examination, the main essence is that you need to save your time, how quickly you can solve maximum number of questions. And of course, if I talk about the section like parajumbled or sentence rearrangement, definitely there are certain tricks by which you can proceed and it will save your time. You cannot consume a lot of time in solving those kind of questions as it is competitive examination. Mind it, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा थिंकिंग में ध्यान दोगे तो आप पूरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड यू विल बी लेफ्ट विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव आज के इस वीडियो में हम उसमें ध्यान दिए हैं कि किस ट्रिक्स के जरिए आपको आगे बढ़ना है, हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। चलिए हम लोग जान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे हम लोग टैकल करें। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। There are several options, A, B, C, D, E, 5 parts are there, right? First one, the two neighbors never fought each other. As you see that, all the sentences are given accordingly, A, B, C, D, E. But actually, they are not arranged. And that is all about sentence rearrangement, yeah, parajumble sentences. What you are supposed to do, you need to find the proper order. Logically, it should be connected and coherence will be there so that the entire passage is based on some logical reasoning. एक के बाद एक घटना घटती जाएगी और आपको कोरिलेट करते जाना है, राइट। नाउ लुक, आपको सबसे पहले कंसिडरेट करना है हर सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए में, द टू नेबर्स नेवर फॉट ईच अदर, राइट। तो इससे पहले नेबर का कोई जिक्र तो होना चाहिए था। टू नेबर्स जब आप बोल रहे हो, आप स्पेसिफिकली पर्टिकुलर 2 नेबर की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले उसके बारे में मेंशन होना चाहिए था। तो ये इट कैनॉट बी द बिगिनिंग सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट वन, fights involving 3 male fiddle crabs have been recorded, but the status of the participants was unknown. अब देखो, एक फाइट के बारे में बता रहे हैं जिस फाइट में 3 मेल फिडलर क्रैब्स के बारे में बताया गया, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन स्टेटस ऑफ द पार्टिसिपेंट जो है ये भी अननोन है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस का बिगिनिंग वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, दे इज प्रोनाउन, तो दे से कभी शुरू नहीं हो सकता है। बी का चांस अभी बना हुआ है, ए और सी बिल्कुल बिगिनिंग नहीं हो सकता है, राइट। D, we recorded 17 cases in which a resident that was fighting an intruder was joined by an immediate neighbor and ally. अब इस सेंटेंस में अगर हम लोग आते हैं, रिकॉर्ड पहले ही कैसे कर लेंगे केस का, उससे पहले तो जिक्र होना चाहिए ना, तो डी से कभी बिगिनिंग नहीं होगी। नाउ ई, वी देयरफॉर ट्रैक, जहां पे देयरफॉर वर्ड आपको दिखाई देगा, इट शुड बी द कंक्लूडिंग पार्ट, it should be indicating the outcome, so E cannot be the beginning one, so undoubtedly B will be the beginning one. Now you will be minimizing your options of selection. यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए में बी से स्टार्ट हुआ और ऑप्शन सी में भी बी से स्टार्ट हुआ। Now what should be the correct one? B तो कंफर्म हो गया, fights involving 3 male fiddler crabs have been recorded, but the status of the participants was unknown. एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बता रहे हैं, जो क्रैब्स की फाइटिंग के बारे में। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे वहां पे कि उस जो फाइटिंग हुआ, उस फाइटिंग में एक वर्ड है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 3 मेल फिडलर क्रैब्स। ये मेल फिडलर जिक्र होना चाहिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस में। कोई ऐसा सेंटेंस है क्या जिसमें मेल इंट्रूडर के बारे में बात किया गया? या ऑफ कोर्स ई में दिया हुआ है, वी देयरफॉर ट्रैक 268 intruder males until we saw them fighting a resident male. अब देखिए, दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करें आप। दो आई हैव सेड कि देयरफॉर अक्सर होता है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे ये लाइन भी तो, ये पार्ट भी तो इंक्लूडेड है कि 268 intruder males until we saw them fighting a resident मेल। तो यहाँ पे मेल मेल जब बी और ई ये कोरिलेट कर रहा है, जैसे कोरिलेट किया तो आपका ऑप्शन बन गया, कॉम्बिनेशन बना, पेयरिंग बना, BE. Once you are quite sure that BE हो जाएगा pairing, now you will not consume a lot of time overthinking the rest of the options. Why? Because only one option that is going to start with BE. So in that way,
the correct answer will be option A, and that is BEDAC. Started with fightings involved. After that, we therefore track 260 ट्रैकिंग का बात कर रहे हैं क्योंकि स्टेटस अननोन था. उसके बाद आप जाओगे डी में, वी रिकॉर्डेड. अब रिकॉर्डिंग की बात आया 17 केसेस के बारे में, और उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए? ए, द टू नेबर्स नेवर फॉट ईच अदर. क्योंकि देखिए डी में लिखा हुआ है एन इंट्रूडर वाज जॉइंड बाय एन इमीडिएट नेबर. नेबर है, उसके नेक्स्ट सेंटेंस में आपका टू नेबर्स की बात आ गया यहाँ पे. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एंड दैट इज BEDAC. I'm quite sure that all of you must have understood the logic behind it, how I have correlated. So undoubtedly, the correct answer is option A, that is BEDAC. Now let us move to question number 2. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये भी तरीका आपको हम बताते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. देखो ए पार्ट में सबसे फर्स्ट जो वर्ड है दिस फीलिंग, ये दिस इज अ प्रोनाउन, और ये इसके पहले कुछ आना चाहिए तभी तो जाके प्रोनाउन यूज करेंगे, तो इट कैन नॉट बी द बिगिनिंग वन. अकॉर्डिंगली बी में जाएंगे तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल, दिस से स्टार्ट हो नहीं सकता है, सो ए बी कैन नॉट बी द बिगिनिंग वन. coming up to the C, national integration is the feeling among all the citizens of a country that they all are part of one nation. Yeah, that should be the correct one, that should be the beginning one, so you will be starting with C. Correct. Up, national integration is the feeling among all the citizens of a country that they all are part of one nation. इसके बाद कौन सेंटेंस को पिक करेंगे? हर एक ऑप्शन सी से स्टार्ट हुआ है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. लेकिन ए से अगर ए को अगर हम पिक करें, दिस फीलिंग ऑफ एन एक्सटेंसिव ग्रुप, क्या सी पार्ट में ग्रुप के बारे में कोई जिक्र किया गया? बिल्कुल नहीं. तो सी के बाद ए आना नहीं चाहिए, तो इस लेकिन फीलिंग तो आना चाहिए. तो आप देखो उसमें क्या हम लोग पुट कर सकते हैं. सी के बाद अगर आप जाते हैं बी में, दिस फीलिंग टेक्स अप बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ फैमिली, कास्ट, रिलीजन एज वेल एज रीजन and helps us to develop a broad perspective that all of us together constitute an extensive group called the nation. Now C should be followed by B, because in C it is already mentioned the national integration is the feeling. अब इस फीलिंग के बारे में बी में और डिस्क्रिप्टिव वे से दिया गया. और आप गौर करो आपका लास्ट लाइन पे यहाँ लिखा हुआ है constitute an extensive group. Now the next sentence that must have some relation with the group. अब देखो इस बात पे जब हम आएंगे तो उसके बाद आना चाहिए ए, बिकॉज दिस फीलिंग ऑफ एन एक्सटेंसिव ग्रुप. सो ग्रुप से यहां कोरिलेट किए, तो कॉम्बिनेशन आपका बनते गया सी बी ए. ऑब्वियसली द लास्ट वन विल बी डी. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, सी बी ए डी. आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल ऑफ यू have understood what is the logic behind it. आप दिस फीलिंग देख के तुरंत आप ए को पिक मत कीजिए. क्यों? क्योंकि वहां पे फीलिंग ऑफ एन एक्सटेंसिव ग्रुप का बात की है ना, तो सी में तो एक्सटेंसिव ग्रुप दिया नहीं है. ये एक्सटेंसिव ग्रुप तब दिया हुआ है जब बी पार्ट में जाते हैं हम, और बी ऑप्शन का लास्ट लाइन पे दिया हुआ है एक्सटेंसिव ग्रुप. एक्सटेंसिव ग्रुप के बाद दोबारा उस फीलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी बी ए डी एंड ऑप्शन डी. राइट. Let us move to question number 3. चलिए हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे उसमें प्रोसीड करें, क्या है लॉजिक. Sunbirds are among the smallest of Indian birds. आपका बिगिनिंग सेंटेंस S1 जो है सनबर्ड्स के बारे में बता रहा है, राइट. S6 आपका लास्ट सेंटेंस है, और कॉमन सनबर्ड्स आर द पर्पल सनबर्ड, कलर के बारे में बात कर रहे हैं. ओके फाइन. नाउ अरेंज किसको करना है? PQRS को. फर्स्ट जो सेंटेंस है S1 द बिगिनिंग वन, उसमें सनबर्ड्स के बारे में बताया गया जो कि उसका फीचर बताए द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडियन बर्ड्स. तो नेक्स्ट में उसका फीचर का और एक्सटेंशन होना चाहिए, राइट. अब फर्स्ट में दो दे आर फंक्शनली, दो मतलब यहाँ कंपैरिजन होगा तो पी से शुरू नहीं हो सकता है. क्यों? दे डू इट स्मॉल इंसेक्ट्स टू, ये एक फीचर तो जरूर है. लेकिन अगर हम आते हैं एस में, सनबर्ड्स फीड मोस्टली ऑन नेक्टर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन. It is the extension of the features of sunbirds. So S1 should be followed by S, because sunbirds के बारे में ही वो extension किया है यहाँ. उसके बाद दोबारा हम सनबर्ड्स के बारे में जिक्र नहीं करेंगे. अब हम आ जाएंगे प्रोनाउन में, राइट. तो यहाँ पे अगर प्रोनाउन की बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्यू और आर. क्यू में भी दे से शुरू हुआ, आर में भी दे से शुरू हुआ. So which one is to be picked at the first stage? अब देखो, sunbirds feed mostly on nectar and help in pollination. अब उसका फीचर एडवांस फीचर बताएंगे, राइट. आर में लिखा हुआ है देयर आल्सो सम
of the most brilliantly colored birds. अब देखो S6 में कलर के बारे में बात किया और R में भी कलर के बारे में बात किया, तो that can be a pairing. R के साथ S6 का कॉम्बिनेशन ज्यादा फिट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा S के बाद Q. Now once you are dead sure that S will be followed by Q, you will not concentrate or consume a lot of time overthinking the rest of the option, right? तो वहां पे आपको डेड श्योर हो जाना चाहिए. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बिकॉज एस इज फॉलोड बाय क्यू एंड द रेस्ट वन विल बी पी एंड फाइनली इट विल एंड अप विद आर, क्योंकि आर के साथ S6, आर में देखिए ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स के बारे में बात किया और S6 में दिया हुआ है पर्पल सनबर्ड, द ग्लॉसी ब्लैक स्पीसीज एंड पर्पल रम सनबर्ड, द येलो एंड मरून स्पीसीज. So all these indicate the colors and R has direct connection with those colors. So your correct answer will be SQPR, means option A. Students, I am quite sure that I have tried my level best to give you some idea that what should be the ideal approach, what will be the logic, how you should proceed. अगर इस फॉर्मूला को आप फॉलो करोगे, इस टाइप का अगर अप्रोच आप रखोगे, आई एम क्वाइट श्योर दैट विद इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस without having any trouble. But yes, keep on practicing. Practice makes a man perfect. आपको practice चाहिए बहुत ज्यादा. Per day at least 15 to 20 parajumble आप solve करो, minimum 20, and that too within very less time, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आप consume नहीं कर सकते हो. So friends, students, if you have liked this video, definitely you will be sharing that, and you will be in the coming videos, you will learn more from my end, and I have tried my level best to give you some idea, some sharing some tricks that will be really going to be beneficial for you from the perspective of competitive examination. Keep watching the videos, keep on practicing. Thank you. All the best for your coming examination. Thank you so much.